हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बात करें हिंदी में तो भारत की विदेश नीति का यूनिट नंबर जो है 4 है। 4 का लेसन नंबर 2 है, जो कि हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स हमने एक्सप्लेन कर लिए हैं। उन सभी की वीडियो लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना के अपलोड कर दी है। ठीक है, फुली एक्सप्लेनेशन होने वाला है विथ नोट्स के साथ और फुली बेस्ड होने वाला है एनईपी के यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स ड्यू सोल एनसीबीएफ के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 4 का लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में। जो भारत है वो एक वैश्विक यानी विश्व स्तर के शक्ति के रूप में है। क्या क्या संभावनाएं और क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है, इस वीडियो को ये बुक खत्म होने के बाद हम और न्यू वीडियोस लेके आएंगे, न्यू बुक की वीडियोस लेके आएंगे, तो उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोगों को ड्यू सोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जो भी अपडेट होगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, वो चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले यूनिट 4 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में। यानी जो भारत है वो एक वैश्विक यानी विश्व स्तर के शक्ति के रूप में, इसकी क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां, यानी कैसी क्या संभावनाएं विश्व स्तर के शक्ति के रूप में बनने में और क्या क्या चुनौतियां इसके सामने आ रही हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे अच्छे से पूरी क्लियर तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा भूमिका। ठीक है, भारत की विदेश नीति अपनी भौगोलिक अखंडता की रक्षा करने, यानी जो भारत की जो विदेश नीति है वो अपनी भौगोलिक अखंडता यानी इतना बड़ा देश जो है हमारा, इसकी जो रक्षा करने और विचारों और कार्यों में, यानी अपने जो विचार और कार्यों में स्वायत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी स्वयं की जो है स्वायत्ता बनाए रखने, अब कोई भी कार्य कोई विचार है उसमें अपनी स्वायत्ता होना यानी स्वयं की स्वायत्ता बनाए रखने के साथ साथ अपनी गौरवशाली जो सभ्यता है, इसकी पुरानी प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर टिके रहना भी एक सफल रही है, टिके रहने में सफल रही है। कौन? हमारी भारत। ठीक है, भारत के विदेश नीति केवल विश्लेषण का विषय नहीं है। जो भारत की जो विदेश नीति केवल एक विश्लेषण का विषय नहीं है, बल्कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई नीतिगत प्राथमिकताएं हैं। एक अच्छी तरह से जो है तैयार की गई क्या है, प्रिपेयर की गई एक नीतिगत प्राथमिकता है, जिसे विश्व में अनुकरण किया जाना चाहिए या फिर इसको देख के चलना चाहिए या फिर इसको कॉपी करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति यह दर्शाती है कि कैसे एक देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आपसी सहयोग और संप्रभुता और प्रतिष्ठा के लिए आपसी सम्मान के सिद्धांत के आधार पर वैश्विक व्यवस्था को चलाने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। यानी कि भारत की जो विदेश नीति है ये क्या है, हमें ये दर्शाती है कि एक शांतिपूर्ण एक देश जो है शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व बनाते हुए क्या कर सकती है, सहयोग बढ़ा सकती है अपना। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपना काम कर सकती है, संप्रभु हो सकती है। ठीक है, एक दूसरे की आन मान यानी जो उसकी शानो शौकत है, प्रतिष्ठा भी बन सकती है। ठीक है, आपसी सम्मान, एक दूसरे का सम्मान कर सकती है, एक दूसरे राष्ट्र का। ठीक है, और एक दूसरे कल्चर का सम्मान कर सकती है। इन सभी सिद्धांतों के आधार पर क्या है, जो वैश्विक जो व्यवस्था है उसको चलाने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। कौन? भारत। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की विदेश नीति भारत के मूल्य आधारित सिद्धांतों के दृष्टिकोण के कारण वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति को आदित्य बनाती है। आदित्य यानी बड़ा बनाती है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, चैप्टर जो काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, देखो अपनी विशेषता और विशालता के, यानी अपनी विशेषता यानी कि हमारे जो भारत देश में कई सारी विशेषताएं हैं और बहुत ज्यादा विशेषता यानी कि विशेषताओं में की भी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, विशाल है। कारण भारत की विदेश नीति को श्रेणीबद्ध या वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है। ये क्या बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अलग अलग जाति, अलग अलग प्रकार के थीम के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए एक अलग विदेश नीति बनाना, उसके अंडर में रह करके उसको पूरा वर्गीकृत करना सभी लोगों के लिए कि इसके लिए ये बेहतर होगा, ये बेहतर होगा,
इसके लिए बेहतर, इसके लिए बेहतर, तो उसमें क्या है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है या फिर ये बनाना बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, विदेश नीति के बारे में जो है हम इसका यूनिट नंबर 1 जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें निर्धारक तत्व क्या है, सारी चीजें हम अच्छे से वहां पे क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग यूनिट 1 देख के आए हो तो आप लोग क्लियर होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार और आप लोग जाइए यूनिट 1 देखिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि देखो ये जो मैं ड्यूस वाली जितनी भी बुक्स है ना, सारे बुक्स क्या एक दूसरे चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेट करता रहा, हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 100 से अधिक वर्षों का लंबे औपनिवेशिक शासन भारत के लिए एक बहुत ही विनाशकारी समय था। यानी औपनिवेशिक कौन होते हैं, जो बाहर से लोग आकर के जो हमारे देश पे अपना हुकूमत जमा लेते हैं। ठीक है, औपनिवेशवाद कहलाता है। इससे पहले क्या था, हमारा जो देश था तकरीबन 100 से अधिक वर्षों तक क्या था, ये क्या उपनिवेश यानी दूसरों के गुलाम रहा था, ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। ठीक है, भारत ने न केवल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो दिया था, बल्कि आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गया था। जो यहाँ पे ये खो नहीं आएगा, यहाँ पे खो आएगा। ठीक है, जो भारत है, भारत ने ना केवल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खोया है, बल्कि उसने क्या खो दिया था, उसने अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उससे भी वो कमजोर हो चुका है, वो भी वो खो चुका था। औपनिवेशिक शासन ने भारत को सामाजिक वैचारिक यानी सामाजिक रूप से, वैचारिक यानी विचारों से और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। भावनात्मक यानी मन से भी इसको कमजोर किया है। औपनिवेशिक शासन ने सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया और सामाजिक गठजोड़ को कमजोर किया। यानी कि जो औपनिवेशिक शासन, जो बाहर के जो लोग आकर के यहाँ पे जो अपना हुकूमत करके गए, ब्रिटिश के जो लोग आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आकर के लोगों के बीच में क्या था, फूट डालो और राज करो की नीति को उन्होंने अपनाया। लोगों के बीच में क्या सांप्रदायिक जो थे दंगे फसाद करवाए, और जो गठजोड़ था उसको भी उन्होंने कमजोर किया। एक दूसरे के बीच जो संबंध था उसको भी क्या कमजोर किया। तो यही क्या अंग्रेजों की जो नीति क्या थी, फूट डालो और राज करो, यही नीति उन्होंने अपनाया था। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता के हर्ष के कारण यानी कि अखात्मा के कारण भारत को एक असभ्य यानी होता है जिसको कि कोई ढंग ना हो। ठीक है, असभ्य बर्बर यानी जिसके पास कोई असभ्य बर्बर यानी कि रहने का ढंग नहीं हो। ठीक है, बोलने की तमीज ना हो, और देश क्या है कि एकदम बिखर चुका हो, असभ्य बर्बर के देश के रूप में क्या है कि इसको दुनिया के सामने क्या है उपहास उड़ाया गया था। ठीक है, इसने ना केवल राष्ट्र के मनोबल को प्रभावित किया, इसने ये जो बातें कही गई, देखो अब मान लो एक बार कोई पर्सन फेल हो गया, वो फेल हो गया, उसको दुख तो है कि मैं फेल हो गया, लेकिन 4 लोग बोल के जो उसको और दुखी करते हैं ना, उससे क्या होता है, उसका जो मनोबल, थोड़ा बहुत जो मोटिवेशन मन में बचा रहता है, नहीं यार इस बार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा, वो चीजें नहीं रह पाती जब अगल बगल के लोग उसको डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। तो इसका जो मनोबल था वो भी क्या हो गया, बहुत भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण में राष्ट्रीय आंदोलन के बीज भी बोए। सकारात्मक रूप से देखें तो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन का एक बीज भी इन्होंने बोया, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इसी से क्या हुआ, उनके मन में क्या एक इच्छा जागी, नहीं यार अब तो हमें निकलना है, इनसे पीछा छुड़ाना ही है। तो इनके अंदर क्या एक अपने राष्ट्र आंदोलन एक दूसरे को मिल करके उन्होंने क्या, हम हार गए, एक दूसरे मिल करके दोबारा लड़ेंगे, तो दोबारा लड़े, और इन्होंने क्या किया 1947 में फाइनली अपने देश को औपनिवेशिक शासन या फिर अंग्रेजों के उससे हम लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र किया, हम अपने आप के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं, और जो कि आज भी हम स्वतंत्र है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या। यानी उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या क्या है, इसको देख लेते हैं। अध्ययन की एक शाखा है, ठीक है, अध्ययन की एक शाखा है जिसमें औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव को समझा जाता है। यानी कि अध्ययन की एक शाखा है, यानी एक लाइन वाइज या फिर एक कड़ी कह सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। देखो औपनिवेशवाद कौन होते हैं, जो बाहर से लोग आए, वो उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश, और साम्राज्यवाद ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लेना। साम्राज्यवाद से उत्पन्न होने वाले जो संस्कृति और सामाजिक जो प्रभाव है उनको समझा जा सकता है। इसमें किसी विदेशी शक्ति, बाहर से कोई आया, विदेशी शक्ति द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा होने से स्थानीय लोगों के जीवन पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन कराया जाता है। किसमें, औपनिवेशवाद में। ठीक है, उत्तर औपनिवेशवाद यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो इस आज से पहले जब हमारे यहाँ पे औपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश, तब उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल नॉर्मल है, आप लोग जान सकते हो, इतना पढ़ के समझ में आ रहा है,
उपनिवेशवाद, मैंने उपनिवेश का मीनिंग बता दिया आपको कि बाहर से कोई लोग आकर के हमारे यहाँ पे करे। सेम वही चीज यहाँ पे कि देखो, इसमें किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा होने से स्थानीय लोगों के जीवन पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करा जाता है और यह भी समझा जाता है कि किस प्रकार बाहरी शक्ति स्थानीय लोगों की मानसिकता में हीन भावना उत्पन्न करके उन पर लंबे अरसे तक अपना नियंत्रण रखती है, उनको अपने मानसिक रूप से उन्हें कमजोर कर देती है, उनको अपने अधीन कर लेती है और उन पर अपना क्या करती है, वर्चस्व दबा लेती है। जैसे कि आज हमारा जो फोन है, फोन इंटरनेट है, देखो फोन है, अगर देखो इससे पहले अगर अपने पास फोन नहीं था तो अपन रह सकते थे, लेकिन आज हम इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ चुकी है कि अगर हमारे पास फोन इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम क्या है कि अपना जीवन 3-4-5 दिन, एक हफ्ता 10 दिन चल जाता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग टाइम सोचिए, जैसे पहले लोग रह रहे थे, पेड़ों के नीचे खा रहे थे, हम लोग मस्त गांव में खेल रहे थे। अभी देखो, अब 5-5-6 साल के बच्चे आपको खेलते देखा नहीं, सब फोन में लगे हुए। तो क्या था कि उसने चेंजेस किया है ना, क्या क्या वो उसने हमें अपने ओर आकर्षित कर लिया, हमारे मन को उतने जकड़ लिया उसने, ठीक है। अब देखो लोगों के बीच में भी क्या दूरियां आ गई। कई लोग पहले क्या थे, चौपाल पे बैठते थे लोग, बातचीत क्या करते थे, एक दूसरे सुख दुख बांटा करते। अब ऐसा होता है? नहीं होता है ना। अब देखो क्या, अगर 4 लोग बैठे हुए तो कोई एक फोन इधर लगा हुआ, एक फोन उधर लगा, किसी का कॉल आ गया, एक्सक्यूज मी मैं कॉल करके आता हूँ, एक्सक्यूज मी मैं कॉल करके आता हूँ, या शिट यार मेरे पास टाइम ही, आई हैव नॉट टाइम, तो वो चले जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो मन को कौन चीज जकड़ रही है, आने वाली टेक्नोलॉजी जकड़ रही है। तो इसी तरीके से उपनिवेशवाद आया, यहाँ पे बात हो रही है उपनिवेशवाद की। जो बाहर से जो लोग आए, जिन्होंने हमारे देश पे, उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनके मानसिक की जो भावना थी उसके ऊपर क्या क्या उन्होंने अपने लंबे समय तक काफी क्या क्या नियंत्रण कर लिया। उपनिवेशवाद के क्रूर शासन का दौर न केवल भारत को बल्कि एशिया के कई देशों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी देखना पड़ा। उपनिवेशवाद यानी कि ये जो शासन, यानी दूसरे देश के लोग आकर के जो हमारे स्थानीय लोगों पर जो शासन करके गए, अपना हुक्म जमा के गए, ये केवल हमारे भारत देश पर ही नहीं हुआ बल्कि एशिया के कई और ऐसे देश हैं जिनके ऊपर इस उपनिवेशवाद का भी प्रभाव पड़ा। जैसे कि आप कहा था अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी देखना पड़ा, ठीक है। गुलामी के अलावा एक और क्रूर पहलू जो औपनिवेशिक काल के दौरान, जिसमें लोगों के बर्बर रूप का चित्रांकन, कला, संस्कृति, परंपरा और इतिहास का गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। यानी कि क्या हुआ, गुलामी के अलावा भी क्या है, क्रूर पहलू जो उपनिवेशवाद लोग थे, उपनिवेशवाद काल के दौरान क्या क्या लोगों का जो रूप था उसको बर्बर दिखाया गया, ठीक है। उनका जो चित्रांकन किया गया था, चित्रांकन में उनको क्या बर्बर दिखाया गया, लोग पागल बेवकूफ दिखाया गया था, ठीक है, असभ्य दिखाया गया था। कला, संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जो था गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जो कला संस्कृति थी, जो कला थी हमारी, जैसे नृत्य कला होती है, ठीक है, और क्या है हमारी संस्कृति है, चित्रकला है, इन सभी क्या क्या गलत तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करना शुरू किया था, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब काल समाप्त हुआ तो नई संरचना बनी, एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की समझ और सुविधा के अनुसार संरचना को आकार एवं परिवर्तन किया गया। यानी कि जब औपनिवेशिक काल से जब समाप्त हो गया था तब हमें क्या एक नई संरचना मिली, ठीक है। स्वतंत्र राष्ट्र की जो समझ थी वो समझ हमारे अंदर आई, सुविधा के अनुसार हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या है संरचना को आकार दे पाए और अपने अनुरूप क्या है उसको परिवर्तित कर पाए, जैसे हमें अपना पसंद आया, अपना स्वाधीनता थी, ठीक है। और देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम पर भी जो देश था वो दो महाशक्ति में बटा हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और उधर सोवियत संघ, दोनों के बीच में क्या शीत युद्ध का दौर चला था जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत ने एक ऐसी विदेश नीति विकसित की है जो नीतिगत पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, भेदभाव रहित है, यानी नैतिकता इन लोगों की नैतिकता को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, भेदभाव रहित है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, और समता मूलक, यानी समता मूलक सभी के लिए क्या है, जितने भी राष्ट्रीय के जो अंतर्राष्ट्रीय समाज के जो सहयोग है सबके लिए समता मूलक, सबके लिए समान है, ठीक है, और सभी के लिए निर्माण में सहायक है। ये सभी लोग क्या है, निर्माण में सहायक है। अगर हम लोग संविधान को, कानून को अगर सही तरीके से मान रहे हैं तो हम लोग भी क्या एक संविधान को चलाने वाले अच्छे निर्णायक हैं, हमारे वजह से भी संविधान अच्छा टिका हुआ है। और एक तो देखा जाए, अगर हम लोग अगर असंतुष्ट है अपने संविधान से तो उसको बदल सकते, इसका मतलब बनाने वाले भी हम
खुद ही हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं निर्धारक तत्व। ठीक है, देखो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, उसके निर्धारक तत्व क्या है, इसको मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेन क्या है हमने यानी कि यूनिट 1 का जो हमने फर्स्ट वीडियो किया था इस बुक का, उसी में हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पूरा सिंपल लैंग्वेज में इसको पूरा रीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां समझाने की जरूरत है वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष और निरंतर राष्ट्रीय आंदोलन के बाद 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। ठीक है, सिंपल है। देखो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन ने भारत की विदेश नीति को दिशा एवं स्वरूप प्रदान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन ने क्या किया, जो राष्ट्र आंदोलन हुआ था इसने भारत की जो विदेश नीति है उसको एक दिशा दिया, ठीक है, एक स्वरूप दिया, और उसी ने क्या एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसमें, हमारी स्वतंत्रता में। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत तटस्थता यानी अलगाववाद। देखो उस टाइम पे क्या चल रहा था, सिचुएशन चल रहा था, तो इसने क्या क्या अपने को अलग रखा, पृथक रखा, इसने क्या गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो उसी को तटस्थता तथा असंलग्न यानी कि किसी के साथ ना मिलना। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसने किसी भी सैनिक गुट में सम्मिलित ना होकर तटस्थता अथवा असंलग्नता की नीति अपनाई। तटस्थता की नीति जो है इसने अपनाई, यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, क्योंकि उस टाइम पे दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा था, यूएसएसआर और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या चल रहा था, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी। उस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था। अगर वो किसी एक देश के साथ जुड़ जाता तो क्या होता, वो उसके अधीन हो जाता, फिर है ना, वो अपनी तरह से स्वतंत्र तरीके से अपना कोई भी निर्णय नहीं ले पाता हमारा भारत। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया, अपने तटस्थता को अपनाया, यानी गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। नव स्वतंत्र देशों ने, इसके साथ और भी कई सारे देश शामिल थे। क्लियर है? ठीक है, देखो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग एवं मित्रता को बनाए रखना, सह अस्तित्व अथवा पंचशील, भारत ने सदैव से ही सहनशीलता के रास्ते को अपनाया। ये सही सभी क्या क्या इसने अपने समझौते किए हैं, तो ये क्या सहनशीलता के समझौते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ में सह अस्तित्व बनाए रखने का, एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार रखने का, ये इसने के जो समझौते किए हैं। सही सह अस्तित्व आधार है, यही जो है इसके सह अस्तित्व जो है आधार है। विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व के प्रति सहनशीलता को पंचशील के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 देश शामिल है। क्लियर है? ठीक है। लोकतंत्र में विश्वास और समर्थन, यानी कि लोकतंत्र में कैसा विश्वास और क्या समर्थन दे रहा है। भारतीय विदेश नीति लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन करती है, यानी समर्थन उसका साथ देती है। भारत विचारधाराओं के थोपे जाने में विश्वास नहीं करता। जो भारत है, किसी भी विचारधारा के थोपे जाने पर, जबरदस्ती उस पर कब्जा करने पर, या कि तुम्हें ये चीज करनी ही है तो करनी ही है, इस पे विश्वास नहीं करता। कौन? भारत। ठीक है, भारत हमेशा से ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेद, असमानता का विरोध कर रहा है। जो भारत है स्टार्टिंग से इन सभी का विरोध कर रहा है, अतः यह भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है। अतः क्या है, भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है। भारत विश्व शांति में विश्वास रखता है। भारत विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, यानी हमेशा प्रयास करता रहता है। भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत विश्व शांति को प्रोत्साहन देना है। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप विरोधी है। यानी कि देखो ये समझ में नहीं आया, इसमें क्या है कि भारत की जो विदेश नीति का जो सिद्धांत है, इसके आंतरिक एक और बात कही गई, ये है कि जो भी हमारे आंतरिक मामले होंगे, यानी देश के रिलेटेड जो भी हमारे आंतरिक मामले होंगे, उनमें विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसका विरोध करता है कौन? भारत। ठीक है, भारत इसका खुलकर विरोध करता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो बहुत सारे सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आपको लगेगा थोड़ा पढ़ने में टॉपिक जो अजीब लगेगा। ठीक है, भारत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है। जो भारत है विश्व स्तर के मुद्दों पर चर्चा करता है, और विश्व व्यापार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकारों, यानी कि जो बौद्धिक रूप से जो वैश्विक स्तर पर जो संपदाएं हैं, उनका जो अधिकार है वो क्या है, वैश्विक शासन के रूप में वैश्विक आयामों के मुद्दे पर वैश्विक आम सहमति की वकालत करता है। कौन? भारत। भारतीय विदेश नीति की एक मुख्य विशेषता संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका विश्वास है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना सदस्य होने के नाते उसके उद्देश्य और सिद्धांत के लिए भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, यानी हमेशा खड़ा रहा है, प्रतिबद्ध रहा है, और उसके शांति संचालन, यानी उसको सही ढंग से संचालित करने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन? भारत। इतना क्लियर है? ठीक है, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, यानी हम देखेंगे भारत की जो विदेश नीति है इसके निर्धारक तत्व क्या क्या है। भारत विदेश नीति के प्रमुख
निर्धारक हो सकते हैं। जो भारतीय विदेश नीति के जो प्रमुख निर्धारक क्या क्या हैं वो हो सकते हैं। वो देखो, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास, राजनीतिक परंपराएं, घरेलू परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय चरित्र। पंचशील ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद की, क्योंकि पूरा विश्व दो विश्व युद्ध को देखने के बाद शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण वातावरण चाहता है। भारत शांति और सहयोग के पद पर चलने वाला राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। यानी कि जो है भारत, जो अभी जो देश है हमारा, क्या है, 2 बार युद्ध झेल चुका है। तो क्या है, लोग क्या है कि पंचशील के समझौते को या पंचशील का जो गठबंधन किया गया, इसको लोग क्या है, इसको ज्यादा मान्य दे रहे। क्यों? क्योंकि सभी चाहता है कि हम शांतिपूर्ण रहे, शांति अच्छे से रहे, लोग हमारे मरे ना। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो हमारा संबंध है वो अच्छे से चलता रहे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में पड़ोसी देशों से सैया घुसपैठ, जो सैन्य घुसपैठ आती है, यहाँ पे सैया नहीं आएगा, सैन्य आएगा। ठीक है, भारत में पड़ोसी देशों सैन्य घुसपैठों को जिला है। इसलिए भारत ने अहिंसक सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति को संशोधित किया और सैन्य शक्ति के तत्वों को विदेश नीति में शामिल किया है। विदेश नीति में शामिल किया है। क्लियर है? यानी कि देखो, ये समझ में नहीं आया, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखो क्या है, भारत में पड़ोसी देशों से सैन्य घुसपैठ जो है यहाँ पे आक्रमण करते रहते हैं, इसलिए भारत ने क्या किया, अहिंसक सिद्धांतों, यानी कि अहिंसक सिद्धांतों यानी कि कोई भी हिंसा ना हो, अहिंसक सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति को संशोधित किया, यानी उस तरीके से बनाया है। ठीक है, और सैन्य शक्ति के तत्वों के विदेश नीति में, सैन्य शक्ति के तत्वों के विदेश नीति में क्या है, इसको शामिल किया है। भारत की सैन्य ताकत भारत को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए तथा भारत की राष्ट्र पर आक्रमण करने में विश्वास नहीं करता। ये जो भारत की जो सैन्य ताकत है, भारत को दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए है, तथा भारत जो है किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण करने में विश्वास नहीं करता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि भारत ने अपनाया था, कब, जब देश हमारा आजाद हुआ था, उसी टाइम पे भारत ने इस जो आंदोलन है इसका शुरुआत किया था या फिर नींव रखा था। ठीक है, भारत के विदेश नीति की विशेषता का कारण भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाना माना जाता है। जो भारत की जो विदेश नीति की जो विशेषता है, विशेषता का जो कारण है वो क्या माना जाता है, गुटनिरपेक्षता जो भारत ने अपनाया था उसको माना जाता है। ठीक है, भारत के प्रयास के कारण गुटनिरपेक्ष नीति एक बन गई, यानी भारत ने प्रयास किया और प्रयास के कारण क्या हुआ, जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी ये क्या था, एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी थी। ठीक है, जिसने बड़ी संख्या में उत्तर औपनिवेशिक, यानी कि जो भी लोग जो उस टाइम पे आजाद हुए तो उत्तर औपनिवेशिक और नए नव स्वतंत्र राज्यों को युद्ध के वेदना से बचाया, युद्ध के जो है कठोर पीड़ा से बचाया, वेदना दुख से बचाया। ठीक है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होने के बाद शीघ्र ही शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, शीत युद्ध शुरू हो गया था। देखो 1945 में क्या था, अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जस्ट अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में क्या हुआ था, विचारधारा की लड़ाई चलने लग गई थी, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या पढ़ा 12th क्लास में, बहुत अच्छे से रीड कर लिया है। ठीक है, शीत युद्ध दो महाशक्ति और अलग अलग विचारधारा वाले गुटों के बीच एक अप्रत्यक्ष युद्ध था, यानी अप्रत्यक्ष युद्ध अलग अलग विचारधारा के बीच में। अमेरिकी गुट उदार पूंजीवाद पर आधारित विश्व व्यवस्था बनाना चाहता था, और वहीं दूसरी ओर जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद, यानी कि सभी लोगों का क्या है, सभी लोगों का भला हो ऐसा बनाना चाहता था। यानी कि यहाँ पे जो अमेरिका है वो प्राइवेटेशन को महत्व देता था, और ये क्या है, ये गवर्नमेंटेशन यानी गवर्नमेंट करना चाहता था, सभी लोग कम से कम कीमत में सबका भला हो, आधारित विश्व व्यवस्था बनाना चाहता था। कौन? सोवियत संघ। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई, यानी कि औपनिवेशवाद जब खत्म हो गया तब पतन के दौरान हुई। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आजाद हो रहे थे और वैश्विक पटल पर एक नई पहचान प्राप्त करने में लगे थे, यानी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाने में लगे थे। भारत भी इन्हीं देशों में से एक था, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य में से एक, क्योंकि भारत ने ही ये बात रखी थी, भारत के जो उस टाइम पे अंतरिम सरकार थी उन्होंने ये बात रखी थी कि हमें गुटनिरपेक्षता अपनाना चाहिए, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, ना तो साम्यवाद में, ना ही पूंजीवाद में, ना अमेरिका के साथ, ना सोवियत संघ के साथ। क्लियर है? देखो उस टाइम में अगर किसी एक देश के साथ शामिल होते, कोई दूसरा देश बुरा मान जाता, और उस टाइम दोनों देश जो थे, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों क्या थे, महाशक्ति देश में थे, दोनों विकसित देश थे। ठीक है,
तो इसलिए इन्होंने गुटनिरपेक्षता अपनाया और अच्छा किया गुटनिरपेक्षता अपनाया। ठीक है, भारत ने भी अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के तत्व को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया। किसमें शामिल हो गया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया। अमेरिका व सोवियत संघ के बीच के किसी भी तरह के संघर्ष से दूर रहकर देश के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। यानी अमेरिका और सोवियत संघ के जो बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें किसी भी तरह का जो है अपना उसका ध्यान ना रहे, वो उनसे अलग रहे। देखो, अब अलग रहने का ये मतलब नहीं था कि वो राजनीति में क्या हो रहा उन्हें उसका कुछ ज्ञान ही ना हो। ठीक है, वो थे उसके साथ, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब तुम्हें युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन वो क्या थे, वो किसी के साथ शामिल हो, किसी का फेवर, किसी एक का फेवर नहीं ले रहे थे, वो किसी भी एक के गुट में नहीं बोल रहे थे, वो दोनों के साथ बोल रहे थे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या बोला, हम किसी के साथ भी शामिल नहीं होंगे, ना हम सोवियत संघ के साथ जाएंगे, ना ही अमेरिका के साथ जाएंगे, ना हम पूंजीवाद अमेरिका के साथ जाएंगे, ना ही सोवियत संघ के साथ साम्यवाद में जाएंगे। ठीक है, ये चीजें उन्होंने अपनाई और अपना ध्यान जो था, जो नव स्वतंत्र देश थे, जो उस टाइम पे आजाद हुए थे, उत्तर औपनिवेशिक काल, जो उत्तर औपनिवेशिक से जब आजाद हुए थे लोग, तो जो नए देश थे उन्होंने अपना ध्यान कहाँ केंद्रित किया? अपने विकास में केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल होकर अपनी विदेश नीति में काफी हद तक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। जब वो गुटनिरपेक्षता नीति में अपने वो चले गया तो क्या सारी चीजें, पूरा गुट क्या मतलब किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं हुआ, उसके ऊपर किसी भी बड़े हेड का दबाव नहीं था। अगर वो किसी देश में शामिल उसके ऊपर क्या है, तो उसके अधीन हो जाता है ना। वो क्या था, अकेला रहा, गुटनिरपेक्ष रहा, तो वो खुद अपना स्वामी खुद बना रहा। तो उसने जो भी उसको स्वतंत्रता चाहिए थी, जो भी उसको परिवर्तन करना था, खुद सोच के खुद कर सकता था, है ना, स्वयंकर्ता बन चुका था उसका। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को औपचारिक रूप से 1961 में स्थापित किया गया था। अगर सही ढंग से देखें तो 1961 में किसको, गुटनिरपेक्षता नीति को जो है स्थापित किया गया था, और वर्तमान में 120 सदस्य है। और बात करें अगर अभी की, तो वर्तमान में कितने सदस्य शामिल है इसमें? 120 सदस्य शामिल है। यह सदस्य किसी भी शक्ति गुट के साथ जुड़े हुए नहीं है। ये जो जितने सदस्य है, ये सभी सदस्य क्या है, किसी भी गुट के साथ जुड़े हुए नहीं है। क्लियर इतना? ठीक है, अब आए हमारा, देखो 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उभरती हुई वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने अस्तित्व और प्रासंगिकता को बनाए रखा। यानी कि 1991 में जब शीत युद्ध की जो समाप्त हो गया, तो उस टाइम पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, ये उभरती हुई वैश्विक चुनौतियों को, जब चुनौतियां सामने आ रही थी, ठीक है, जब सब कुछ सही होने लगा, सब अपना व्यापार करने लगे। देखो पहले युद्ध चल रहा था, लोग बिजी थे, ठीक है, और वो बड़े देश थे तो वो बिजी थे। तो जब वो युद्ध समाप्त हो गया, तो देखो सोवियत संघ का तो हमारा क्या विघटन हो गया था, ठीक है, बचा कौन था? एक महाशक्ति बच गई थी, अमेरिका। तो अमेरिका क्या कहता है, लोग व्यापार करने लगा, तो उससे क्या हुआ, हमारे सामने चुनौतियां आ गई ना, कि वो भाई देखो वहां पे ज्यादा उत्पत्ति हो रही है, वहां पे लोग क्या है, वहां से ज्यादा हमें वहां से क्या है, उत्पादन जो ज्यादा हो रहा है, और लोग वो सेल भी ज्यादा कर पाए। उसके बाद क्योंकि विकासशील देश है वो, ठीक है, वो विकसित हो चुका है, तो क्या है कि सॉरी जो अमेरिका है वो विकसित हो चुका है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को दूर दूर तक बहुत अच्छे से पहुंचा पा रहा है, और अपने मतलब कि अपने कम फायदे को देखते हुए वो अच्छी चीजें प्रोवाइड कर दे रहा था। तो क्या हुआ, हमारे सामने चुनौतियां आ गई थी, बहुत सारी चुनौतियां सामने आई। जब हमारा ये जो था 1991 के बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो बहुत सारी चुनौतियां सामने देखने को आई, जिसको क्या क्या गुटनिरपेक्षता की नीति ने, यानी कि गुटनिरपेक्ष जो लोगों ने अपनाया था, उन्होंने क्या किया, इसको स्वीकार किया, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने अस्तित्व, अपने अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर अपने संबंधों को सुधारा, और जो इनका अस्तित्व था, यानी अपने आप को इन्होंने बचाए रखा, और अपने प्रासंगिकता यानी अपनी जो पहचान है और अपनी जो स्वायत्ता है उसको बनाए रखने का बहुत ज्यादा प्रयास किया है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आता है परमाणु नीति। क्या आता है? परमाणु नीति। देखो भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है, यानी भारत की जो परमाणु का जो मूल सिद्धांत वो क्या है, पहले उपयोग नहीं है। भारत ने साफ साफ कह रखा, साफ साफ ये उन्होंने इसने साइन कर रखा है कि मैं किसी भी देश पर पहले परमाणु का उपयोग नहीं करूंगा। अगर सामने वाला पर्सन मेरे परमाणु का हथियार का उपयोग करता है तो ही मैं उस पर आक्रमण करूंगा, परमाणु आक्रमण करूंगा, अन्यथा मैं उस पर परमाणु आक्रमण नहीं करूंगा। ये इसने क्या किया है, समझौता क्या है। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब कि वह देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता, जब वो देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। इसके अलावा भारत की नीति का एक और सिद्धांत है, किसी भी गैर परमाणु संपन्न देश के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक और समझौता किया गया कि जिस देश के पास परमाणु गैर परमाणु है, यानी जिसके पास परमाणु संपन्न शक्ति है ही नहीं, जिसके पास परमाणु बम है ही नहीं, उसके ऊपर वो इसका यूज करेगा। या मान लो जिसके हाथ में तलवार ही नहीं है, तो उसके साथ तलवार क्या लड़ोगे यार, हाथ से लड़ लो। तलवार जिसके हाथ में है नहीं तो कैसे लड़ेगा तुमसे, है कि नहीं? देखो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1994 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के
शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसका नाम हमने बहुत सुना था, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, स्माइलिंग बुद्धा था। इसके बाद पोखरण 2 परीक्षण मई 1998 पोखरण परीक्षण रेंज पर किया गया था। 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक ही हिस्सा था। ये 5 परमाणु बमों का जो था इसमें इस्तेमाल किया गया था। कब? मई 1998 में। इसके बाद से परमाणु परीक्षण पे क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया। तुम परमाणु बम बना के रख सकते हो, लेकिन उसका कहीं भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, या फिर उसको चेक करने के लिए भी यूज नहीं कर सकते हो। इसके ऊपर क्या साफ साफ बैंड कर दिया गया है। क्लियर है इतना? ठीक है। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जो पीछे पड़ा हमने। इन परीक्षणों के कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद क्या है? भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इसी कारण भारत ने विश्व समुदाय से कहा था, भारत एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। जब प्रतिबंध लगा दिया तब भारत ने अपना ये ओपिनियन रखा कि जो भारत है ये क्या है? एक विश्व समुदाय से, ये इसी कारण जो भारत है, भारत ने विश्व समुदाय में ये बात कही कि भारत जो है एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक कि कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण करे या पहले इस्तेमाल ना करने की नीति को अपनाए, जो कि भारत की परमाणु नीति का हिस्सा है, जो कि भारत की परमाणु नीति का हिस्सा है। भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनाई थी। भारत ने ये जो नीति बनाई थी कब बनाई थी? 2003 में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत ने यह भी देखा कि सैन्य रूप से कमजोर राष्ट्र का सम्मान नहीं किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत ने यह भी महसूस किया कि जो सैन्य रूप से जो देश कमजोर है, राष्ट्र कमजोर है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है। भारत ने यह भी देखा कि भारत का पड़ोस शत्रुतापूर्ण भावना रखता है। ये जो हमारे आसपास जितने पड़ोसी देश हैं वो क्या भारत के प्रति क्या शत्रुतापूर्ण रखता है? जैसे चीन हो गया। अब तो चीन के साथ हमारे वर्तमान में अगर देखें तो संबंध ठीक है, और पाकिस्तान के संबंध तो हमारे स्वतंत्रता के बाद से यानी 1947 से बाद से ही क्या उसके साथ हमारे संबंध जो है शत्रुतापूर्ण रहे या फिर मिलाव की भावना नहीं है। ठीक है, जिससे भारत के क्षेत्रफल अखंडता को चुनौती मिलती रहती है। यानी भारत के क्षेत्रफल को यानी हर कोई क्या है अपना हिस्सा, जैसे कि चीन जो ये जो है हमारा ये पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ रहा है ना, तो हमेशा क्या है हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसके लेकर के जो बाहर के जो देश है, चीन है, देखो चीन लद्दाख पे हम लोग अपना कब्जा करना चाहता है और पाकिस्तान कश्मीर पे करना चाहता है। तो अगर वो उस पर कब्जा करे तो हमारा क्षेत्रफल इतना तो घट गया है ना। तो वही बात कही गई यहाँ पे, क्षेत्रफल पे जो हमारे क्या चुनौतियां, अखंडता को चुनौती मिल रही है। भारत के इस विचार को 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण और भी बल मिला। भारत ने यह भी पाया कि परमाणु हथियार रखने वाले शक्तिशाली राष्ट्र परमाणु प्रौद्योगिकी को सजा करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि भारत के इस विचार को 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण और भी बल मिला था। ठीक है, भारत ने यह भी पाया कि परमाणु हथियार रखने वाले जो शक्तिशाली राष्ट्र है, ठीक है, परमाणु प्रौद्योगिकी को सजा करने के लिए तैयार नहीं थे। परमाणु जो भारत ने यह भी पाया कि जो शक्तिशाली देश है जिनके पास परमाणु हथियार पहले से ही है, वो क्या कर रहे हैं बाकी देशों के साथ में अपना परमाणु हथियार या फिर अपनी जो है अस्त्र या फिर अपनी जो कह सकते हो आप वेपन्स है उनको क्या कर रहे हैं साझा करने के लिए नहीं सोच रहे, यानी उसके खिलाफ तैयार, यानी उसके लिए तैयार नहीं है। और परमाणु आधिपत्य बनाए रखना है, यानी कि इनका जो है ये अपने खुद को चाहते कि हमारा आधिपत्य क्या है परमाणु पर बना रहे और बाकी देशों का ना हो। क्लियर, यानी अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। भारत जैसे राष्ट्र को परमाणु परीक्षण से रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि को 5 मार्च 1970 में लागू किया था। भारत जैसे जो राष्ट्र को परमाणु परीक्षण से रोकने के लिए, परमाणुओं का यूज ना करे, परमाणु बम जो है इसका इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या किया गया था कि परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया था। कब? 5 मार्च 1970 में। ठीक है, भारत ने परमाणु बम को सुरक्षा प्रदाताओं प्रतिष्ठा निर्माण के रूप में स्वीकार किया। यानी भारत ने परमाणु सुरक्षा प्रदाताओं को प्रतिष्ठा के रूप में क्या क्या स्वीकार किया, खुशी खुशी स्वीकार किया। इसलिए भारत में 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इससे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करार दिया। यानी कि भारत ने क्या किया 1974 में अपना पहला जो परमाणु परीक्षण किया और इसे क्या शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट जो है इसको करार दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से इसको किया गया है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, चैप्टर जो भी हमारे पास काफी ज्यादा टॉपिक जो हमारे पास अभी बचे हुए। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा लेक्चर 2, उसमें हम आर्थिक नीति को पढ़ने वाले कि हमारे भारत की आर्थिक नीति कैसी है। और यहाँ तक अभी तक हमने जितने टॉपिक्स को पढ़े, अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो प्लीज इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी के जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करूं।
ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। और हाँ, अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट को क्लियर कर दे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।